Hello everyone. Before starting the lecture, I want to remind all the instructions related to COVID-19 like wash your hands regularly within 20 seconds, wearing the mask whenever you go out from your houses, keep distance properly. Thank you. Now I will explain again the chapter depreciation. So let's start. Depreciation. Now you are aware that fixed assets are the assets which are used in business for more than 1 year. Fixed assets referred to as deprecable assets tend to reduce their value once they are put to use. So depreciation meaning is it is described on a permanent, continuing and a gradual shrinkage in the book value of fixed assets. The depreciation is the reduction in the value of the asset due to use or lapse of time. सो डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जब कोई भी एसेट हम धीरे धीरे लगातार उसको कंटिन्यूइंग पीरियड टाइम के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो धीरे धीरे पुरानी होती है। पुराने होने के साथ साथ उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है और साथ ही साथ जो उसकी मार्केट वैल्यू थी उस मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग भी उसकी जो करंट वैल्यू है वो भी कम हो जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट कि कोई भी जो एसेट है चाहे कितनी भी महंगी कोई हम एसेट खरीदें, कितनी भी महंगी कोई हम ऐसा सामान खरीदें जो हमारे हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए है या हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करता है, लेकिन मार्केट वैल्यू जो आज हमने उसको जितने का खरीदा और विद इन 10 ईयर 10 साल के बाद या 5 साल के बाद उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। उसी एक जो रिडक्शन हुआ वैल्यू में उसी रिडक्शन अमाउंट को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन परमानेंट है, कंटिन्यू है और ग्रेजुअल श्रिंकेज है जो हमारी बुक वैल्यू के अलग है। सपोज़ आज मैंने एक फ्रिज खरीदा 10,000 का और 5 ईयर तक हमने उसको यूज़ किया, तो आज हमने फ्रिज खरीदा तो उसकी बुक वैल्यू 10,000 होगी, लेकिन 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर उसकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो मैक्सिमम 2-3,000 की ही वहाँ पर एस्टिमेट हो पाएगी। तो इसका मतलब कि इस ड्यूरिंग टाइम पर जितना भी हमने उसको यूज़ किया वो सारी वैल्यू उसकी लैप्स हो चुकी है उसके टाइम के अकॉर्डिंग, और अब मार्केट में उसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ 2,000 या 3,000 की ही एस्टिमेट हो पाएगी, जिसको हम आफ्टर दैट सेल करके एक नई एसेट को परचेज कर सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन भी एक परमानेंट, कंटिन्यूइंग और ग्रेजुअल जो है रिडक्शन है हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में, जिसके लिए हमने 2 मेथड्स को यहाँ पर पढ़ना है। वी आर यूजिंग 2 मेथड्स, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम किसी भी जो एसेट होती है हमने एसेट को कितने में ख़रीदा और उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो एक परमानेंट और एक फिक्स अमाउंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर चार्ज किया जाएगा, जितने भी साल का आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। रिटर्न डाउन वैल्यू में हम करते हैं कि रिटर्न डाउन वैल्यू में एवरी ईयर जो रिमेनिंग अमाउंट होती है हमारी एसेट्स की, हमारी जो रिमेनिंग अमाउंट है एसेट्स की, उस पर हम हर साल एक जो अमाउंट होती है डेप्रिसिएशन वो चेंज होती रहती है। सपोज फर्स्ट ईयर में 10,000 डेप्रिसिएशन होगा, सेकंड 1000 में 8,000 होगा, थर्ड ईयर में वहाँ पर 6,000 हो जाएगा या फोर्थ ईयर में 2,000 हो जाएगा। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो एवरी ईयर चेंज होती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसा नहीं होता। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है, जितना आपका यूजफुल लाइफ है, जितनी एस्टिमेटेड लाइफ है, उस लाइफ के अकॉर्डिंग हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स रहता है। सपोज हमने एक 10 लाख रुपीज़ की मशीन खरीदी, 10% का वहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर वहाँ पर रिडक्शन वैल्यू की होगी। और ऐसे करते करते 10 साल में उस 10 लाख रुपए की जो मशीन थी उसकी वैल्यू नील हो जाएगी और उसके बाद वो वैल्यू हमारी हम सब यूज़ कर चुके हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, तो वो हमारी वैल्यू क्या है वहाँ पर लैप्स हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द टाइम और प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए तो आज हम फिर से एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका है जो सॉल्व करते हैं।
So our question is, on April 1st, 2000, Bajrang Marble purchased a machine for rupees 2,80,000 and spent rupees 10,000 on its carriage and 10,000 on its installation. इस तरह का कोई भी अगर एडिशनल एक्सपेंडिचर होगा किसी भी एसेट में तो वो सारे एडिशनल अमाउंट जो है उस अमाउंट में हम प्लस कर देंगे. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट्स वर्किंग लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर इट्स स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू और जो है रिमेनिंग वैल्यू will be 20,000. Prepare machine account, depreciation account for the first 4 year by providing depreciation on straight line method. Accounts are closed on March 31st every year. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2000 को हमने बजरंग मार्बल से एक मशीन खरीदी जिसकी वैल्यू 2,80,000 थी, प्लस इसमें हमने 10,000 कैरेज के लिए दिए और 10,000 हमने इंस्टॉलेशन उसमें कुछ करवाई. तो इसमें क्वेश्चन में हमें 10 ईयर की वर्किंग लाइफ है कि 10 साल तक वो मशीन कंटिन्यू आपके लिए प्रोडक्शन करेगी. 20,000 की आफ्टर 10 ईयर दिस मशीन विल बी रिमेनिंग विद 20,000 रुपीज़ कि 10 साल के बाद भी इस मशीन की वैल्यू जो रिमेन होगी वो आपको 20,000 रिसीव होगी. ठीक है, तो आप चाहे तो 10 ईयर्स के बाद अगर आप इसको सेल करेंगे इसी मशीन को, पुरानी मशीन को, तो भी मार्केट में आपको इसके 20,000 रुपीज़ मिलेंगे. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमें बनाना है मशीन अकाउंट. तो यहाँ पर हम लिखेंगे मशीन अकाउंट. फॉर्मेट डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट. ईयर हमारा शुरू हो रहा है 2000. तो सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर 2000, अप्रैल 1st. बैंक, अब हमने यहाँ पे बैंक से पैसे निकाले और यूज़ किया 2,80,000. इसके बाद हमने बैंक से और पैसे यूज़ किए इंस्टॉलेशन करने के लिए प्लस कैरेज के लिए. तो यहाँ पर 20,000 का हमने और खर्चा इसके ऊपर किया. तो अब हमारी मशीन की टोटल वैल्यू जो है वो है कैलकुलेट होकर आ रही है 3,000 रुपीज़. अब हम यहाँ पर इसके लिए वर्किंग नोट अगर हम बनाएं तो हम देखते हैं कि यहाँ जो डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है कि टोटल वैल्यू ऑफ एसेट अपॉन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन ईयर, ये हमें यूज़ करना होता है. तो टोटल वैल्यू हमारी है 3 लाख रुपीज़, स्क्रैप वैल्यू 20,000 अपॉन 10 ईयर. तो ये हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा 28,000 का. तो इसका मतलब ये एक साल में 28,000 से लैप्स होगी, धीरे धीरे पुरानी होगी. तो अब हमें 3 लाख रुपीज़ की मशीन है. 2002-2001 मार्च 31st का ईयर हमारे पास है. यहाँ पर डेप्रिसिएशन अब चार्ज होगा 28,000. 28,000 करने के बाद हमारे पास बैलेंस आएगा कैरेट डाउन 1,72,000. सो यहाँ पर अमाउंट रिमेन हो जाएगी 2,72,000. अब देखिए टोटल होके हमारा आ रहा है 3 लाख रुपीज़. अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट ईयर में एंटर करेंगे 2001 अप्रैल 1st. अब जो हमारे पास ये बैलेंस अमाउंट है इसको हम यहाँ पे कैरी करके लाएंगे. बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी है वैल्यू 2,72,000. अब हम इसमें से 2001 के बाद आएगा 2002 31 मार्च और यहाँ पर आएगा डेप्रिसिएशन. फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 28,000. अब हमारे पास बैलेंस कैरेट डाउन वैल्यू आ जाएगी 3 लाख में से. अब हमने क्या किया, फिर से माइनस किया. तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 28,000 के बाद रिमेन हो जाएगी अमाउंट 2,44,000. टोटल 2,72,000. फिर से हम इस अमाउंट को कैरी करेंगे. अब हमारे पास ईयर है 2002 अप्रैल 1st
बैलेंस ब्रॉट डाउन, इस अमाउंट को यहाँ पर लाएंगे 2,44,000, 2,44,000। 2003 का सेशन आ चुका है 31 मार्च, डेप्रिशिएशन 28,000 और यहाँ पर बैलेंस कैरेट डाउन अब हमारे पास होगा 2,16,000, टोटल 2,44,000। नेक्स्ट ईयर 2003 1 अप्रैल, 2003 1 अप्रैल बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस आ रहा है हमारा 2,16,000, 2,16,000। 2004 31 मार्च, डेप्रिशिएशन 28,000, बैलेंस कैरेट डाउन। अब हमारे पास रिमेन हो जाएगी वैल्यू 1,88,000, टोटल 2,16,000। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर इस तरह से हमने क्या बनाया, मशीन अकाउंट। तो यहाँ पर आपके पास आंसर ये 28 गलत है, ये 188,000 यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें कहा था कि प्रिपेयर मशीन अकाउंट, तो मशीन अकाउंट हमने बनाया, डेप्रिशिएशन सेम वैसे ही बनेगा जैसे हमने पीछे बनाया हुआ है। इसके बाद है कि प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड डेप्रिशिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, फिर 4 ईयर का हमें डेप्रिशिएशन अकाउंट यहाँ पर बनाना है। तो 1 2 3 4 4 साल का डेप्रिशिएशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं और जिसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2004 को हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी 1 अप्रैल 2004 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास, ये है 1,88,000 का। तो 1,88,000 का हमारे पास बैलेंस यहाँ पर रिमेन हो जाएगा। सो चिल्ड्रन, अभी आज मैंने फिर से आपको एक डेप्रिशिएशन का क्वेश्चन बताया है। अभी आपको टर्म के लिए सिंपल क्वेश्चन ही ऐसा यूज़ करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है और इसके बाद अब हम रिविज़न करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। जर्नल प्लस लेजर, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। कैश बुक, सिंगल और डबल, सिंगल डबल और प्लस पिटी, ये कैश बुक आपको प्रिपेयर करनी है, प्रैक्टिस करनी है इन सब क्वेश्चन की। इसके बाद है हमारे पास 4th है अकाउंटिंग इक्वेशन, जनरल प्लस लेजर, कैश बुक, 3 टाइप्स और BRS के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन जो हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है और इसके बाद है आपका डेप्रिशिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड और रेक्टिफिकेशन एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं आपको बस उन्हीं सब क्वेश्चन में से प्रैक्टिस करनी है और इसकी एक वीडियो रिवीजन की जो है वो मैं आपको अपडेट करूँगी। ठीक है, चलिए। सो from the following list of balances, extract from the books of R. David and Sons. Prepare a trial balance as at 31st March 2017. The amount required to balance should be entered as capital. So, in this question, we will prepare a trial balance. Trial balance rule is always your debit and your credit columns should be equal. So, first, purchase. In the question, stock, opening stock, sales, sundry expenses, leasehold expenses, premises, freehold premises, return inward, furniture, fixture, equipment, repair of equipment, depreciation, proprietor withdrawals, drawings, sundry debtor, creditors, bad debts, investment, interest on investment. These are the transactions which we will use in trial balance. So let's start trial balance. अब बच्चे यहाँ पर देखना है कि कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि मैम हमें ट्रायल बैलेंस का जो कंसेप्ट है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो इस वजह से मैं एक और क्वेश्चन है जो आपको फिर से यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ट्रायल बैलेंस का जब मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस का मतलब है कि हमेशा हमें अपने डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स को क्या करना है, इक्वल यहाँ पर करना है। इसी पर फॉर्म पर या इसी बेस पर हम यहाँ पर काम करेंगे। ट्रायल बैलेंस पर्टिकुलर्स फर्स्ट इन द क्वेश्चन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेजेस। परचेजेस ऑलवेज यूज इन द डेबिट साइड। परचेज 18,20,000 बिकॉज दिस इज आर एसेट्स।
Second, stock, opening stock 3,50,000. Also in asset side, stock 3,50,000. Next, sales 40 lakh. Sales 40 lakh in credit side. Next, sundry expenses also are assets. Sundry expenses 15,000. Next, leasehold premises 18 lakh. Freehold premises 18 lakh. In debit side, always use all the assets, and credit side, always use all the liabilities. Assets, income, assets and liabilities. Next, return inward 25,000 are assets. Return inward 25,000. Next, furniture, fixture, equipment, these are assets also. Repair of expenditure, assets expenditure. Depreciation also are loss. So return inward. Next, furniture. Next is furniture 2,90,000. Equipments 8 lakh. Repair of equipments 5,000. Depreciation 80,000. Next, proprietors withdrawal, use also in liability asset side. Drawing, this is also called drawing. Drawing 60,000. Sundry debtor also assets 3,60,000. Debtors 3,60,000. Next, creditor is a liability. Creditors are 1,20,000. Next, bad debts investment also assets. Bad debts investment are 10,000 and 2 lakh. Next, interest on investment 20,000 liability. Interest on investment 20,000 liability. Long term borrowing, UTI bank are liabilities. Loan and UTI bank amount is 6 lakh, 8 lakh. Both are the liabilities from the bank. Interest on loan 65,000. Interest on loan 65,000. Next, petty cash account asset. Petty cash 400 also asset. Balance at bank. Balance at bank. These are balance at the bank 34,600. तो बच्चे यहाँ पर देखिए कि जब हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे तो ट्रायल बैलेंस का एक हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट है या हमारा जो रूल है, ट्रायल बैलेंस का रूल है कि हमेशा आपकी डेबिट और आपकी क्रेडिट जो कॉलम है वो हमेशा इक्वल होने चाहिए। इसके लिए हमने 3 मेथड मैंने आपको यहाँ पर बताए थे कि ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के टाइम पर हमें यहाँ पर 3 मेथड्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट, टोटल मेथड। इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन में सभी वैल्यूज हैं, सभी ट्रांजैक्शंस गिवन है, तो केवल हमें डेबिट और क्रेडिट कॉलम को इक्वल करना है। कोई भी अमाउंट वहाँ पर ऐसी नहीं है जो आपको गिवन नहीं है।
बैलेंस मेथड का मतलब है कि कोई एक ऐसी अमाउंट जो हमसे छूट चुकी है, हमने रिकॉर्ड नहीं की है और जिसकी वजह से हमारे ट्रांजैक्शंस में डिफरेंस आ रहा है, तो वो हमारा मेथड होगा बैलेंस मेथड। टोटल कम बैलेंस मेथड का मतलब है कि जहाँ पर टोटल भी हो रहा है लगभग और कुछ बैलेंस भी आ रहा है अमाउंट का, इसे हम टोटल बैलेंस मेथड कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जो आपको दिया था, आपकी एनसीईआरटी का बुक जो मैंने आपको सॉल्व किया था, दैट क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू टोटल मेथड, कि उस क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या किया कि जो हमारे पास अमाउंट थी उनको हमने इक्वल किया डेबिट और क्रेडिट कॉलम के अकॉर्डिंग। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, दिस इज रिलेटेड बैलेंस मेथड, कि यहाँ पर जो हमारा डेबिट और क्रेडिट कॉलम है वो दोनों इक्वल अमाउंट नहीं आ पा रही हैं और कुछ अमाउंट का जो है डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो इस वजह से ये हमारा बैलेंस मेथड का क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर डेबिट में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी रिमेंबर ऑलवेज कि डेबिट में जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में जितनी भी हमारी लायबिलिटीज होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, और सेकेंडरी अगर हम इसको यहाँ पर याद रखना चाहें तो जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी लॉसेस हमें यहाँ पर हुए वो हमारे एसेट्स हैं, जितनी भी इनकम और जितने भी गेन हमें हुए वो सब हमारे लायबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर आप इन जो कंसेप्ट है इन सब चीज़ों को याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपको करने में बहुत इजी हो जाएगा, कि जो हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स जो हमारे पास है वो हमेशा हमारी डेबिट है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये खर्चे हमारे हैं तो हमें करने हैं। परचेज, हमने जो सामान खरीदा, सपोज हमने एक लैंड खरीदी, एक बिल्डिंग खरीदी, तो ये हमारे साथ क्या बने, एसेट्स बन गए। अब यहाँ पर हमने इनके लिए क्या किया, खर्च किया, ठीक है। इसी के साथ साथ स्टॉक हमारे पास है तो ये भी हमारा एसेट है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, कोई खर्चा हमने किया तो ये भी हमारे एसेट्स हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कोई हमारी ऐसी है तो वो भी हमारे एसेट्स हैं। तो जो भी चीज़ें हमारे पास हैं जो हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं उन्हें हम एसेट्स कहते हैं। लायबिलिटीज़ की जितनी भी हमने हमारे ऊपर ड्यू अमाउंट है, वो बैंक की भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर क्रेडिटर की भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर की भी हो सकती है। तो जो भी पेमेंट हमें पे करनी है किसी अलग आदमी को, या जो ड्यू पेमेंट हमारे ऊपर होती है उसे हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। और इसी के साथ साथ जो भी इनकम, अगर कोई इनकम आपको हुई है या कोई गेन आपको हुआ है तो उसको भी आप लायबिलिटी साइड में एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कि यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन थी कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने सपोज बैंक में एक इन्वेस्टमेंट किया था 2 लाख रुपीज़ का और वहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 20,000 रुपीज़ का, बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करके दे रहा है, तो ये आपका क्या बना, ये आपका हो गया गेन। तो इसको भी आप लायबिलिटी साइड में डालेंगे। तो जितने भी एसेट्स, जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेज हैं वो सब हमारे डेबिट साइड में यूज होंगे। जितनी भी हमारी लायबिलिटीज रिलेटेड टू इनकम और गेन होंगी वो सारी हमारी क्रेडिट साइड में यूज होगी। तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम जब इसको टोटल करते हैं तो डेबिट साइड में हमारा टोटल है 64,15,000। तो इसके बाद हम जो इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और डिफरेंस है 8,75,000, टोटल 64,15,000। तो ये जो हमारा टोटल है, यहाँ पे जो डिफरेंस है, इसका मतलब किसी यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कहीं पर भी आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वहाँ पर आपने कितना इन्वेस्टमेंट कैपिटल का किया, वो ट्रांजेक्शन्स इस क्वेश्चन में इनरोल नहीं है। तो इसका मतलब यही हमारे पास क्या है, एक डिफरेंस वैल्यू क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से हमारा ट्रायल इक्वल नहीं हो रहा है। तो ये हमारी है कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। और नाउ द क्वेश्चन इज इक्वल। तो देखिए दोनों साइड हमारी क्या हो चुकी हैं, इक्वल। सो चिल्ड्रन, टुडे अगेन आई विल एक्सप्लेन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रायल बैलेंस एंड ऑल्सो डू द प्रैक्टिस फॉर दिस क्वेश्चन. So children, I am also explain the errors which we are facing at the time preparing the trial balance. कि जब हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे तो हमें वहाँ पर ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं हो पा रहा है, ट्रांजैक्शंस इक्वल नहीं हो रही हैं, तो उनके रिगार्डिंग हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एरर्स हैं जो हमें फेस करनी होगी। तो उन एरर्स के बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। एक बार फिर से उसका रिविजन करते हैं। नेक्स्ट वी विल डू द न्यूमेरिकल क्वेश्चन. टाइप्स ऑफ एरर्स. First, the errors are divided in 4 categories.
First, commission, omission, principal and compensating errors. These are the 4 types of errors we will facing at the time preparing trial balance. कि हमें ये 4 जो errors हैं ये सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी जब हम अपने ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे. इनके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे, एक बार फिर से इसको देखते हैं. Types of errors: errors affecting trial balance or errors disclosed by trial balance. The trial balance does not tally. It will indicate that certain error have been committed which have affected the agreement of the trial balance. कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ एरर है उसमें जो हमें रेक्टिफाई करनी है. पहले हमें उसे पता लगाना है, उसके बाद हमें उसको रेक्टिफाई करना है. The accountant will then proceed to find out the error and ultimately the error will be located. Such error are called error disclosed by trial balance or error which affect the agreement of trial balance. Until such errors are rectified, the trial balance will not agree. Of the examples of such errors are as follow. First, wrong casting. If the total of the cash book or some other subsidiary book is wrong, कि सपोज हमने कैश बुक का हमारा टोटल, सपोज डेबिट साइड में हमारी कैश बुक होती है रिसिप्ट, क्रेडिट, पेमेंट. हमने यहाँ पर रिसिप्ट में टोटल किया 1 लाख रुपीज़ और हमारा क्रेडिट साइड में टोटल आ रहा है 1,50,000. तो इसका मतलब ये रॉन्ग कास्टिंग है. रॉन्ग, द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली. तो भी हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, द टोटल ऑफ परचेज बुक हैज़ बीन एडेड 1,000 इन एक्सेस. कि आपने परचेज बुक की, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर सपोज हमने एक साल में 4 टाइम पर सामान खरीदा तो यहाँ पर हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन्स तो ऑलरेडी हमारे अकाउंट में है, लेकिन एक और ट्रांजेक्शन्स हमने यहाँ पर मेंशन की हुई है. तो इसका मतलब 1,000 की जो एक्सेस अमाउंट है वो हमारी परचेज बुक में शो होगी. इसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है. 1,000 in excess. When this total will be posted to the debit side of the purchase account, it will be shown an excess debit of rupees 1,000 and hence the trial balance will not tally. कि wrong casting, कि हमने क्या किया कि वहाँ पर जो अमाउंट थी वो एक्सेस कर दी. कि हमने सपोज एक महीने में 4 बार परचेजिंग की, हमने 4 पेन खरीदे, लेकिन जो हमारी वहाँ पर शो कर रहा है बुक, उसमें दिखाई दे रहा है कि हमने 5 बार सामान खरीदा. तो इसका मतलब हमारे डेबिट साइड में क्या है, 1,000 या 1 रुपी जो भी अमाउंट है वहाँ पे है वो एक्सेस हो जाएगी और डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. नेक्स्ट, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड. अगर हमने डेबिट के ट्रांजेक्शन्स को क्रेडिट में ट्रांसफर किया, क्रेडिट के ट्रांजेक्शन को डेबिट में ट्रांसफर किया, तो ये हमारी पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड कहलाएगा. If instead of posting an amount on the debit side of an account, it is posted on the credit side. कि अगर आपको कोई अमाउंट डेबिट साइड में पोस्ट करनी थी लेकिन आपने उसको क्रेडिट साइड में पोस्ट किया, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक रॉन्ग पोस्टिंग हो जाएगी और डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स फॉर ₹2,000 हैव बीन परचेज फ्रॉम गोपाल. कि यहाँ पर 2,000 रुपीज़ का हमने गोपाल से सामान खरीदा. इफ इंस्टेड पोस्टिंग द अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ गोपाल अकाउंट इज posted to his debit, the debit side of trial balance will exceed the credit by 4,000. और आपने क्या किया कि यहाँ पर 4,000 का हमने उससे सामान खरीदा, लेकिन और हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर ये जनरल एंट्री हम इसकी बनाएं तो गुड्स फॉर 2,000 हैव बीन परचेज फ्रॉम गोपाल. गुड्स परचेज 2,000 फ्रॉम गोपाल. कि हमने गोपाल से 2,000 रुपीज़ का जो है सामान खरीदा है. तो हमारे पास जनरल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट. तो जनरल एंट्री हमारी यहाँ पर ये बननी चाहिए कि परचेज अकाउंट डेबिट, हमने 2,000 का सामान खरीदा और किससे खरीदा, गोपाल से. लेकिन आपने यहाँ पर गोपाल को क्रेडिट करने की जगह आपने इसको क्या कर दिया, डेबिट. तो यहाँ पर 2,000 की 2 बार ट्रांजेक्शन आपकी तरफ से हुई तो टोटल यहाँ पर एक्सीड हो जाएगी अमाउंट 4,000. Posting the amount on the credit side of Gopal account, it is posted to the debit side. The debit side of trial balance will exceed the credit by 4,000.
Posting of wrong amount. The trial balance will not tally if the posting in an account is made with an incorrect amount. For example, goods for 600 have been purchased from Mahindra if it has been correctly entered in the purchase book, but while posting to Mahindra credit, the amount posted is ₹60 instead of ₹600. अगर हमने रॉन्ग अमाउंट को ट्रांसफ़र किया है तो भी हमारे ट्रायल बैलेंस में ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. नेक्स्ट, ओमिशन of posting of one side of an entry. For example, if 500 have been received from Ram and correctly entered in the cash book. हमें राम से 500 रुपीज़ रिसीव हुए और हमने अपने कैश बुक में रिसिप्ट साइड में इसको एंटर किया. But if it is omitted to be posted on the credit side of Ram account, trial balance will not tally. लेकिन हमने डेबिट करने की जगह उसको क्या किया, अब राम के अकाउंट में डेबिट करने की बजाय हमने उसको क्रेडिट में किया, तो यहाँ पर भी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. Next, omission of posting of one side of an entry, double posting in a single entry. For example, if ₹500 have been received from Shyam Lal and correctly entered in the cash book, but if it is posted twice on the credit side of Shyam Lal account, the trial balance will not tally. कि हमने यहाँ पर श्याम लाल को जो है कुछ पैसे जो हमें उससे मिले हैं 500 रुपीज़, वो हमने कैश बुक में तो एंटर सही किए, लेकिन श्याम लाल के अकाउंट में हमने उसको 2 बार यूज़ किया, तो ये भी यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करेगा. एरर्स ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर. कि जब हम अपने टोटलिंग जो है लेजर के वो सब गलत करते हैं, तो जो गलत अमाउंट है वही वहाँ पर पोस्ट होगी, ट्रांजेक्ट होगी, तो ट्रायल बैलेंस वहाँ पर गलत हो जाएगा, वो इक्वल नहीं आ पाएगा. एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस. कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिनका कोई भी असर ट्रायल बैलेंस को बनाने पर नहीं पड़ता है. मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस इज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट. कि सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को बनाने का जो एक मेथड है या जो हम बनाते एक रीज़न है वो है कि इक्वल, कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस है, जो डेबिट और क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस है वो इक्वल होनी चाहिए. अगर वहाँ पे सपोज हमने किसी का नाम गलत लिखा है तो उनसे कोई फ़र्क नहीं, हमें सिर्फ फोकस करना है कि हमारी जो डेबिट और क्रेडिट की जो अमाउंट है वो हमारी इक्वल होनी चाहिए. मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस इज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट. द इक्वलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मीन दैट देयर आर एब्सोल्युटली नो एरर इन द बुक ऑफ अकाउंट. और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई एरर कहीं पर बुक में देखने के लिए ना मिले. देयर मे बी a number of error which may remain undetected in spite of the agreement of a trial balance. As such, it is true to say that trial balance is not a conclusive proof of the accuracy of the books of account. There are certain errors which do not affect the agreement of trial balance. Such errors are also called limitation of trial balance. These are be discussed as below. कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो अगर यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में हमें मिलती हुई हैं तो उनका कोई असर ट्रायल बैलेंस के टोटलिंग पर नहीं पड़ता. फर्स्ट, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर compensating error and principal's error. Again I will revise. Omission. If a transactions altogether unrecorded either in the general or in subsidiary book, it will be termed as an error of omission. Such an error will not affect the agreement of a trial balance. For example, suppose goods for 2000 have been sold to Ram on credit and the transaction was omitted to be recorded in the books. दिस ओमिशन विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. कि हमने यहाँ पर जो राम है, यहाँ पर राम को हमने 2000 रुपीज़ का सामान बेचा ऑन क्रेडिट उधार में, एंड द ट्रांजेक्शन्स वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. और हमने जो बुक्स में एंट्री की है वो हमने गलत की है, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं एंट्री जो लिखी है वो अमाउंट तो लिख दी है लेकिन वहाँ पर नाम मेंशन नहीं किया है. तो ये सब एरर्स हैं जिसकी वजह से कोई वहाँ पर क्रिएशन नहीं होगा हमारी डिफरेंस का. Have been sold to Ram on credit and the transaction was omitted to be recorded in the books. The omission will not affect the trial balance in any way because neither has it been recorded on the debit side of Ram account nor on the credit side of sales account. कि ना ही हमने राम अकाउंट के डेबिट में कुछ लिखा है ना ही हमने क्रेडिट साइड में सेल्स में कुछ लिखा है, तो इसका मतलब ट्रांजैक्शंस छोड़ दी है तो वहाँ पर कोई एरर भी क्रिएट नहीं होगा. नेक्स्ट, कमीशन.
कमीशन का मतलब है इफ़ अ रॉन्ग अमाउंट इज एंटर्ड इन द जनरल और सब्सिडी बुक। अगर हमने ट्रांजैक्शन जो है रॉन्ग अमाउंट जो है वो गलत एंटर की है अपनी जनरल में भी लेजर में भी, तो इसका मतलब वहाँ पर वो सेम ट्रायल बैलेंस में नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट 420 हैज़ बीन एंटर्ड इन द जनरल 240, तो 420 की हमने यहाँ पर सेल की लेकिन एंटर किया 240, तो इसका मतलब यहाँ पर टैली ये ट्रायल बैलेंस नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब है कि इफ द इफेक्ट ऑफ वन error is neutralized by the effect of some other error, such error are called compensating error. For example, while posting on the debit side of Anil account 50 are posted instead of rupees 500, तो यहाँ पर हमने 50 रुपये की डेबिट ट्रांजेक्शन्स करने की बजाय 500 अमाउंट जो है वो ट्रांजेक्ट की है, तो यहाँ पर भी ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। नेक्स्ट, error of principle. When some fundamental principle of accountancy is violated while recording a transaction, the error is termed as an error of principle. These errors are committed in those cases where a proper distinction between capital and revenue item is not made. Capital expenditure is treated as a revenue expenditure और वाइस वर्सा। तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये नोट्स में मैंने आपको जो बेसिक टर्म्स लिखवाई थी वहाँ पर आपको लिखाया है विद द एग्जाम्पल, सो उसको पढ़िएगा। और ये एक बार फिर से आज हमने इसको डिस्कस किया कि एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग प्रिंसिपल्स, ओमिशंस किस तरह की एरर्स होती हैं और हाउ कैन वी रेक्टिफाई दीज एरर फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। सो चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।